टेस्ट, आई होप आपने प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं किए अभी तक? कोई ऐसा तो नहीं है बच्चे, किसी भी कारण की वजह से सोल्व नहीं किए? सभी ने कर लिए? यस सर। ओके ओके ओके। सो प्रैक्टिस टेस्ट था ये आपके लिए, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी आपको इसको बोल सकते हो। दिस वाज सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, किस किस पेपर के लिए? बेसिकली ये था पेपर 3 जो आपका है, और उसमें भी पेपर 3 में भी एक जो आपका पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स का, उसको कवर कर रहा था 4, 5 एंड 6 मॉड्यूल को। अभी एक 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 करके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन वी विल गो टू सॉल्यूशन। ओके, सो पहला क्वेश्चन था, ए वेरिएबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू इन ए स्पेसिफाइड इंटरवल ऑन ए रियल लाइन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट, नॉन मेजरेबल या एट्रीब्यूट। अब मेरे को बताओ, जो बोल सकते हैं बोल के बता दे, जो चैट में लिख सकता है चैट में लिख के बता दे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस। इसके अलावा तो नहीं किसी का कोई आंसर? और सभी का कॉन्टिन्यूस आ रहा है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। परिंदरजीत कौर, यश कुमार, कॉन्टिन्यू वेरिएबल, वेरी गुड। तो सॉल्यूशन देखते हैं अभी। सो सॉल्यूशन है, ए वेरिएबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू इन स्पेसिफाइड इंटरवल। अब इस क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास मान लो कोई नंबर लाइन दी हुई है, आपके पास कोई नंबर लाइन दी हुई है, उस नंबर लाइन पे कोई इंटरवल है ए एंड बी, कोई इंटरवल है ए एंड बी। अब कोई वेरिएबल है, मान लो एक्स वेरिएबल है हमारे पास, वो इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है जी, एक्स है हमारा। आई थिंक वीडियो में थोड़ा लैग चल रहा है। आप सभी को वीडियो क्लियर आ रही है ना? अगर कोई दिक्कत हुई तो बच्चे मेरे को बता देना। वीडियो नजर आ रही है सबको? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा अच्छा, Yes, वीडियो sir. नजर आ रही है, आवाज आ रही है? दोनों में आ रही। दोनों दोनों आ रहे, ओके ओके। तो कोई स्पेसिफाइड इंटरवल है ए बी यस करके सर। दिया हुआ है, सो इट इज कॉल्ड रियल लाइन। ठीक है जी, जो जहाँ पे मैंने इंटरवल लिया है रियल लाइन, रियल नंबर लाइन। सो ए बी इंटरवल से कह रहा है कि कोई वेरिएबल है हमारे पास एक्स। वेरिएबल कौन से होते हैं? विच कैन वेरी, जो वेरी करते हैं। अब कह रहा है कि एक्स जो है वो ए और बी में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो ए और बी में कितनी वैल्यूज है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वैल्यू कैसे कह रहा हूँ मैं? कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी प्रिसीजन, मतलब इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी वैल्यू ले सकते हो। आप मान लो ए और बी जो है 1 और 2 है नंबर्स, तो 1.2 भी इसमें लाई करेगा, 1.23 भी इसमें लाई करेगा, 1.2345 ऐसे करके ये भी इसी में लाई करेगा। तो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो कोई भी नंबर ले सकता है, 1 और 2 के बीच में इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं। इसीलिए अगर ये इन्फिनिटी नंबर लेंगे तो ये कौन ले सकता है? सिर्फ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ठीक है जी। सो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कैन टेक एनी रियल वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज, इट इज मेजर्ड नॉट काउंटेड। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो ये चीज याद रख लो कि इसको मेजर किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता। जहां पे काउंटिंग की बात आ गई वहां पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, वहां पे कौन सा होगा? डिस्क्रीट आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल हाइट को हम मेजर करते हैं 172 सेंटीमीटर। सिमिलरली वेट को हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं।
तो जिस भी चीज को हम मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, वो क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। दीज कैन बी सब डिवाइडेड इनफाइनेटली फॉर मोर प्रिसीजन। ठीक है जी। इसके साथ जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक भी हम देख लेते हैं बच्चे। सबसे पहला, टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन स्टैटिस्टिक्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, दोज वेरिएबल्स आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है हमारे दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन इज डिस्क्रीट वेरिएबल, काउंटेबल वैल्यूज जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी। एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास 37 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, सो इट इज ए डिस्क्रीट नंबर। ठीक है, इसको हम इनफाइनाइटली इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, ये काउंटेबल नंबर है। सो इसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे, डिस्क्रीट नंबर बोलेंगे। सिमिलरली कार्स, नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड, या फिर नंबर ऑफ कार्स यू ओन। उसके अलावा बुक्स, आपको सीएमए में 4 बुक्स लगी हुई हैं। सो सिमिलरली ये जो सारी जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। देन वी हैव कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, जिसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इनफाइनेटली डिविजिबल होते हैं, इसको इनफाइनेटली हम छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ प्रिसीजन ऑफ आर इंस्ट्रूमेंट। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसकी प्रिसीजन पे डिपेंड करेगा कि आप कितना उसको माइन्यूटली उसको मेजर कर सकते हैं। देन क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसको हम गिन सकते हैं, उनके अलावा क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव कौन कौन से होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, सॉरी हाँ, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जिनको हम गिन नहीं सकते। उसमें सबसे पहला आता है नॉमिनल वेरिएबल। नॉमिनल क्या है, कैटेगरीज विदाउट ऑर्डर। इसमें क्या होता है, कैटेगरीज होती हैं, कोई ऑर्डर जो है वो जरूरी नहीं है नॉमिनल वेरिएबल में। जैसे जेंडर हो गया, जेंडर कौन कौन से होते हैं, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर आजकल, है ना। आई कलर, आई कलर भी जो है वो कुछ गिने, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है ना, किसी का रेड हो गया गुस्से से। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आई कलर्स हैं, वो 3-4 में ही हम चूज करते हैं। इसके अलावा और क्या एग्जांपल्स हो सकती है नॉमिनल वेरिएबल की, कि रिच और पुअर। रिच और पुअर, या तो आप अमीर होंगे या आप गरीब होंगे। ठीक है, ये भी एक नॉमिनल वेरिएबल है। इस जो ऑर्डिनल वेरिएबल होगा हमारा, सेकंड टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल, उसमें क्या होगा, ऑर्डर होगा। उसमें क्या होगा बच्चे, ऑर्डर होगा। ये हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं आगे जाके, जब आप शायद आपके सिलेबस में नहीं है, पर मे बी ये 12th या 11th के सिलेबस में होगा, जहाँ पे आप इंडिफरेंस कर्व करते हो। इंडिफरेंस कर्व करते हो ना आप, सुना है ना आप, आपने किसी ने इंडिफरेंस कर्व। Yes, sir. तो इंडिफरेंस कर्व कहाँ से आई हमारे पास, इंडिफरेंस कर्व को हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। नाम सुना है ऑर्डिनल यूटिलिटी का। Yes, sir. Yes, कार्डिनल sir. कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल में क्या होता था, कार्डिनल स्कूल में जी हम मेजर करते थे यूटिलिटी को यूजिंग यूटिल्स। ऑर्डिनल में हम क्या करने लगे, हम रैंक करने लगे। हमने बोला कि हम रैंक कर सकते हैं कि कौन से की यूटिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है, बस इतना ही हमारे को काम है। हम मेजर नहीं करने बैठे हैं कितने यूटिल मिले हमारे को एप्रूव होने से। सिमिलरली ऑर्डिनल का मतलब क्या होगा, ऑर्डर करना है आपको, कैटेगरीज को डिवाइड करना है आपको। ठीक है, सो कैटेगरीज विद ऑर्डर बट अनइक्वल स्पेसिंग। स्पेसिंग से आपको फर्क नहीं पड़ता, जैसे रैंकिंग हो गई, रैंकिंग हो गई। अब मैंने आपको बोला कि उसेन बोल्ट जो है रेस में फर्स्ट आया और सेकंड नंबर पे मैं आया। ठीक है जी, उसेन बोल्ट जो है वो फर्स्ट आ गया, सेकंड नंबर पे कौन आ गया, मैं। अब आपको रैंकिंग से फर्क पड़ता है। ठीक है जी, रैंकिंग से फर्क पड़ता है कि मेरा रैंक 1 नहीं आया, मेरा रैंक सेकंड आया। आप ये नहीं पूछने बैठोगे कि कितने सेकंड का डिफरेंस था, कितने मिली सेकंड का डिफरेंस है। आप सिंपली किससे देखते हो, ऑर्डिनल से, कि रैंकिंग क्या है किसी भी चीज की। ऐसे रैंकिंग जो है स्टूडेंट्स की होती है आपके क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है, स्कूल्स की, कॉलेजेस की रैंकिंग होती है ना। तो उन सारे केस में जो हम यूज करते हैं, हमारा जो वेरिएबल है वो कौन सा होगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल। उसके अलावा, इन सब के अलावा, ये सब क्लियर हुआ बच्चों सबको।
इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर एक बार रिपीट कर दो। सारा एक बार मैं अदर क्लासिफिकेशन समझा देता हूँ। नहीं सर, उसके कल बाद क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, ओके। क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है, क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटीज। अब जो भी चीज की क्वालिटी होगी उसको आप गिन नहीं सकते, पहली बात, ठीक है जी। जहां जिस भी चीज की क्वालिटी होगी वहां पे क्या मतलब है, आप उसको यू कैन नॉट मेजर इट, आप उसको गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कोई इंसान जो है सच्चा है, कोई इंसान सच्चा है, अब मैं आपको बोलूं कि उसकी सच्चाई गिन के बताओ, नहीं गिन सकते हम, ठीक है जी। इस सिमिलरली हम अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, अब प्यार को आप कैसे गिनोगे, नहीं गिन सकते, स्केल ही नहीं आपके पास, कोई 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 मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं हम, क्वालिटेटिव चीजें। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में हमारे पास आता है यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, अभी हम पढ़ के हटे कुछ लेक्चर्स पहले। यूटिलिटी को आप कैसे गिन लोगे, कोई किसी चीज से गिन ही नहीं सकते आप, ठीक है जी। वो जो पुराने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि यूटिल से गिन लो, इससे गिन लो, उससे गिन लो, वो सारी जो है वो फेक बातें हैं, मतलब वो रियल लाइफ में आप यूटिलिटी को नहीं गिन सकते। सिमिलरली भूख को आप नहीं गिन सकते, ठीक है। गुस्से को आप नहीं गिन सकते। तो ये सारी चीजें जो है ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होती हैं। इनको गिनने के लिए हम क्या करते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, या फिर जिसको बोलो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर तो आप इसको रैंकिंग कर रहे हो फिर ये आ जाएगा ऑर्डिनल स्केल में। अगर कर रहे हो सिर्फ ऑर्डर की मान लो कि जेंडर कौन कौन से होते हैं, अब जेंडर में आप यही बोलोगे ना, मेल, फीमेल एंड अदर जेंडर। अब चाहे इसको फीमेल, मेल, अदर जेंडर बोल दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। अगर ऑर्डर मैटर ना करे तो वो कहलाता है नॉमिनल स्केल, अगर ऑर्डर मैटर करे फिर वो कहलाता है ऑर्डिनल स्केल। बस यही फर्क है दोनों में। अब समझ में आया बच्चे? यस सर। हाँ, ऑर्डिनल स्केल में जैसा कि आप यूटिलिटी को देखते हो, इंडिफरेंस कर्व को देखते हो, सो उसमें ऑर्डर जो है हमारा मैटर करेगा, बट स्पेसिंग मैटर नहीं करेगी। मतलब स्पेसिंग जो है कितनी है, अब उसेन बोल्ट की एग्जांपल मैं दोबारा ले लेता हूँ, चलो। उसेन बोल्ट जो है नंबर 1 पे आ गया है ना, नंबर 2 पे कौन आ गया, मैं, नंबर 3 पे आप में से कोई बच्चा आ गया, तो ऐसे 3 रैंकिंग हो गई। अब उसेन बोल्ट और मेरे में मान लो फर्क है 50 सेकंड का, और मेरे में और बच्चे में फर्क है कितना, 10 सेकंड का। अब इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? जो डिफरेंस है दोनों में उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। मेडल जो है, उसेन बोल्ट को गोल्ड मिलेगा, मेरे को सिल्वर, और बच्चे को क्या मिलेगा, ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, स्पेसिंग है चीजों में, वो मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ क्या मैटर करता है, उनका ऑर्डर। आगे चलते हैं। अदर क्लासिफिकेशन बाइनरी डिजिट का होता है। बाइनरी डिजिट होता है 1 और 0, 1 और 0। जैसे आपने छोटी क्लासेस में शायद आजकल पता नहीं कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो होता है वो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर जो बच्चे समझता है ना अपने आप को कि हमने कंप्यूटर पे टाइप किया कोई वर्ड, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हमने ये वर्ड टाइप किया, तो उसके पास 2 डिजिट होते हैं, 1 और 0, ठीक है। तो जिस भी वेरिएबल में सिर्फ 2 चीजें होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी वेरिएबल। बाइनरी चीज है वो, जैसे यस नो, आपने खाना खाया, यस या फिर नो, यही हो सकता है दो। बारिश हो रही है बाहर, यस या फिर नो। तो ये कौन सा वेरिएबल हो जाएगा हमारा, बाइनरी। जैसे पास या फेल, या तो आप पास हो गए या फेल हो गए, थर्ड कोई चीज नहीं आ सकती उसके बीच में, तो इनको बोलते हैं बाइनरी। देन वी हैव इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल होता है इक्वल यूनिट्स, नो ट्रू जीरो। एग्जाम्पल टेम्परेचर इन सेल्सियस। इंटरवल का मतलब मैंने आपको समझा दिया, रियल लाइन खींच लो, उसमें कोई पॉइंट ए और बी ले लो, ए और बी,
इसको बोलेंगे हम इंटरवल। किसी भी चीज का हो सकता है, टाइम का हो सकता है। टाइम इंटरवल मतलब अभी 4 बजे हैं, फिर 5 बजेंगे, अब ये क्या होगा, टाइम इंटरवल हो गया मेरा। ऐसे किसी चीज का, ये 4 फुट है, ये 5 फुट है, ऐसे ये लेंथ का इंटरवल हो गया। सिमिलरली इंटरवल किसी भी चीज का हो सकता है, बस उसके यूनिट जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक। देन वी हैव रेशो। रेशो क्या होती है, जब दो चीजों को हम डिवाइड करते हैं इक्वल यूनिट्स विद ए ट्रू जीरो, मतलब दोनों के यूनिट्स इक्वल होने चाहिए। अगर आप एज की बात कर रहे हो, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। अगर आप बात कर रहे हो एज ऑफ सर, रेशो ऑफ एज ऑफ सर एंड हिज स्टूडेंट्स, तो रेशो क्या आएगी, रेशो आएगी मेरी एज, एज ऑफ सर डिवाइड बाय एज ऑफ स्टूडेंट। ऐसे आप किसी भी चीज की रेशो निकाल लोगे, पर आपको रेशो निकालने के समय ध्यान ये रखना है कि दोनों के जो यूनिट होंगे वो सेम होंगे। अगर सेम यूनिट है तब आप कंपेयर कर सकते हो चीजों को, अगर यूनिट डिफरेंट है फिर आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? अगर चीजों के यूनिट डिफरेंट है तो आप चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते, अगर यूनिट सेम है तब आप कंपेयर कर सकते हो। याद करो पिछले टेस्ट में मैंने बताया था, क्या बताया था बच्चे मैंने, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बच्चे क्या होता है, बताओ मेरे को कोई। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? आपने सभी ने टेस्ट प्रिपेयर किया है, राइट? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताओ मेरे को क्या होता है, क्या चीज होती है ये, क्यों यूज करते हैं हम? कोई एक बता दो। एनीवन? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो मैंने आपको बताया था उस टाइम मैंने ये बोला था, इट इज यूज्ड जनरली, इट इज यूज्ड टू कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशंस, इट इज यूज्ड टू कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने क्यों बोला था कि इसको कंपेयर करने के लिए हम बहुत यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अब क्यों बोला था मैंने ये, बताओ मेरे को। इसका कोई यूनिट नहीं होता। अगर किसी चीज का कोई यूनिट नहीं है तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप किसको कंपेयर कर सकते हो, जिसका यूनिट सेम हो। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं अभी, आई आई डोंट थिंक आप समझ पा रहे हो। अ, आपने दूध लिया, दूध किस में लेते हो आप, लीटर्स में, ठीक है जी। और मैंने लिया कपड़ा लिया, मैंने कपड़ा किस में लेते हो आप, मीटर्स में। अब आप दूध को कपड़े से कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते, राइट? क्यों? क्योंकि दूध तो लीटर्स में है, दूध का यूनिट जो है वो लीटर्स है, कपड़े का यूनिट जो है वो मीटर है। तो इसलिए आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट डिफरेंट है। कंपेयर करने के लिए आपको यूनिट का बराबर होना जरूरी है, इसलिए रेशो में यूनिट जो है हमारे इक्वल होते हैं। क्लियर है? जैसे एज हो गया, इनकम हो गया, या फिर डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो दूसरा यूनिट भी आपको किलोमीटर में चाहिए। आप डिस्टेंस को दूर से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट जो है डिफरेंट है दोनों के। सो here is some extra, the type of variable decide which statistical techniques you use। ये I think आपके काम का नहीं है, it is आपके सिलेबस के बाहर है ये चीज। पर अगर देखना चाहो तो कंटिन्यूस वेरिएबल को हम यूज करते हैं, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमारे पास जो डाटा है वो कंटिन्यूस वेरिएबल में दिया है तब हम यूज करेंगे मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर नॉमिनल वेरिएबल में दिया है तब हम यूज करेंगे मोड या फिर काई स्क्वायर टेस्ट।
ठीक है जी, काई स्क्वायर टेस्ट। अगर ऑर्डिनल भी दिया है तब हम करेंगे मीडियन एंड रैंक कोरिलेशन, क्योंकि रैंक कोरिलेशन आप याद करो रैंकिंग देखता है इंडिविजुअल की, वो ये नहीं देखता कि कितने ज्यादा चेंजेस हैं, सबकी वो रैंकिंग कर देता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चे पहले क्वेश्चन में किसी को? No, sir. Okay, thank you. So now we are moving towards the second question. The angle, second question is the angle in a pie diagram for the expenditure on food is 144 degrees. The percentage of expenditure on other item is 70, 60, 50 या 40? बताओ मेरे को आंसर कितना आ रहा है आपका? 60. 60। बाकियों का 40, sir. Sir, 60. 40 भी आ रहा है, 60 भी आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा किसी का? 50 नहीं आ रहा? 50 वाले 70 वाले बोलो भाई। 60। ओके, चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो आंसर है जी 60%। अब जो जिनका 40 आ रहा है उनकी गलती मैं बताता हूँ कहाँ पे गलती कर रहे हो। द एंगल इन ए पाई डायग्राम फॉर फूड एक्सपेंडिचर क्या है हमारे पास? 144 डिग्री। व्हाट परसेंटेज इज ऑन अदर आइटम्स? तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन ए पाई चार्ट टोटल सर्कल कितना होता है हमारा? 360 डिग्रीज। ये पाई चार्ट होता है गोल, ठीक है। परसेंटेज शेयर ऑफ फूड, अब फूड का परसेंटेज शेयर कितना होगा 360 में से? 360 में से हमने लिया 144, परसेंटेज निकाल लो आप। कैसे निकलेगी परसेंटेज? 144 डिवाइड बाय 360 इंटू 100, जीरो से जीरो गया, फिर आप कैलकुलेशन करके आपके पास आ जाएगा 40। 36 शायद यहाँ पे 4 आएगा, आ गया 40। अब जिन्होंने 40% लिखा उन्होंने क्या सोचा कि परसेंटेज शेयर ऑफ फूड आ गया मेरा 40%, तो मेरा सही आंसर क्या हो गया? 40%। पर अब यहाँ पे आपने गलती क्या की? सबसे बड़ी, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को। द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अदर आइटम्स, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अदर आइटम्स। तो इसमें इसमें आप सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिलेगी कि सबसे पहला काम होता है आपका क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। जल्दबाजी में ये नहीं करना कि मेरे को क्वेश्चन आता है मैं कर दूंगा और हमने जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन पे टिक कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप 2 या 3 बार पढ़ो ढंग से, फिर आप उसको सोल्व करने के लिए जाओ। तो यहाँ पे क्या था? परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अदर आइटम पूछा हुआ है। अदर आइटम का अब कितना होएगा? 100 में से ही होएगा, 100% में से 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। इसमें कोई डाउट तो नहीं बच्चे किसी को? No, sir. ओके, सो टॉपिक इज, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। ए सर्कल रिप्रेजेंट्स द होल 100%। जो सर्कल है वो पूरा 100% को दिखाता है। ईच सेक्टर्स एंगल, अब एंगल कैसे निकालते हैं हम किसी भी चीज का? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एंगल इज इक्वल टू पार्ट, कितना परसेंट पार्ट है, डिवाइड बाय टोटल इनटू 360। अगर मान लो आपने अपने सब्जेक्ट्स 10th के सब्जेक्ट या 11th 12th के सब्जेक्ट का देखना है, पाई चार्ट बनाना है, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनका पाई चार्ट बनाना घर पे। आपको एक अच्छा एक वे ऑफ मेकिंग द डायग्राम पता चलेगा। पार्ट क्या है? मान लो आपका इंग्लिश में आपकी आई 56, टोटल नंबर थे आपके 700 इंटू 360। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो है आ जाएगा, कितना भी आएगा 20% या फिर 10% जितना भी होगा, वो क्या आपका एंगल है। दिस इज योर एंगल। इसको आप ड्रॉ कर सकते हो 10% से। डी डी जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में डी होती है ना, उसको रख के आप इसके एंगल को ड्रॉ कर सकते हो। सो एग्जांपल के लिए अगर मैं लूं, सो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 25%। अब मैं एंगल निकालता हूँ 25% का। 25% का मतलब 25 डिवाइड बाय 100, यही हो गया 25% इंटू 360।
एंगल निकाल के देखो, या ऐसे करो आप, 5 25 10 2 2 18 बजे 90, आंसर क्या आ गया 90 डिग्री। तो एंगल मेरा ऐसे आ गया 90 डिग्री। ठीक है जी। इसी फॉर्मूले को आप पार्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे पार्ट डिवाइड बाय टोटल इंटू 360 को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा 360 मेरा, एंगल डिवाइड बाय 360 डिग्री। अब मेरे को पार्ट निकालना है, तो पार्ट को मैं इधर रखूंगा, एंगल डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू टोटल। तो यही फॉर्मूला मैंने बना दिया उसको। आपको कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला याद करो, उसमें जो भी पूछा हुआ है उसको निकालने के लिए उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। सो इसके बाद पाई चार्ट आर बेस्ट फॉर शोइंग कंपोजिशन एट वन पॉइंट इन टाइम। सो किसी भी चीज की आपको कंपोजिशन जाननी हो ना, कंपोजिशन का मतलब जैसा कि आप कोई भी पैकेट खाते हैं, चॉकलेट का पैकेट खा लिया, लेस का पैकेट खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसके पीछे एक लेबल लिखा रहता है, लेबल होता है। लेबल में क्या लिखा रहता है, कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब किस किस चीज को मिला के ये जो चीज है वो बनाई गई है। ठीक है, ब्रेड के पीछे भी लिखा रहेगा इसमें मैदा कितने परसेंट है, इसमें स्टेबलाइजर कितने परसेंट है ना, तो सारा उसको बोलते हैं कंपोजिशन। तो कंपोजिशन चाहे किसी भी चीज की होगी, उसको दिखाने के लिए हम पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, इट इज यूज्ड जब हमको शो करना हो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय पे कोई डाटा की कंपोजिशन को शो करना हो तो पाई चार्ट बेस्ट चीज है। अगर ओवर टाइम शो करना है, अगर ओवर टाइम शो करना है डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए, फिर क्या हम यूज करेंगे, बार या फिर लाइन चार्ट। ठीक, आगे चलें बच्चे। थर्ड क्वेश्चन जो है आई थिंक मैंने मिस कर दिया था। थर्ड क्वेश्चन सिमिलर ही था फर्स्ट के। द वेट ऑफ ए पर्सन इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो जो वेट ऑफ पर्सन होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है, सिमिलर टू जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया। तो कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीज का हमने जो वो देख लिया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, बताइए क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, when class intervals are unequal, the histogram is drawn using frequency, frequency density, relative या फिर cumulative frequency। बताइए क्या किया आपने टेक्स्ट में। frequency density, एक बच्चे ने फ्रीक्वेंसी frequency डेंसिटी, density, बाकी नहीं किया किसी ने, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं किया, सब frequency density किया। डेंसिटी। ओके ओके ओके, लिख के भी बता सकते हो आप मेरे को साथ साथ में, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ओके, जस्मीन वेरी गुड, मुस्कान बंसल फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वेरी गुड। बाकी बाकी भी लिखो भाई, frequency density। okay, so let's see, the answer is frequency density। तो आंसर क्या है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। आंसर कैसे आया, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, मान लो कि आपके पास अगर मैं कैन सी, हाँ मैंने यहाँ पे बना दिया बार ग्राफ। ठीक है जी, अब मैंने क्लास ले ली 10 से 20, फिर ले ली 20 से 30, फिर ले ली 30 से 50, 50 से 70। अब ऐसे मैंने बार बना दिए।
ठीक है जी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, अनइक्वल क्लास विड्थ है। कहीं पे मेरी क्लास जो है वो बहुत बड़ा, क्लास साइज जो है वो बहुत बड़ा है, कहीं पे मेरा जो क्लास साइज है वो कम है। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, कब मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। ये जो मेरा लास्ट में 50 to 70 वाला जो ग्राफ है, इसको मैं पहले वाले से कंपेयर नहीं कर सकता। कंपैरिजन करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी क्लास विड्थ होगी उसको मैं डिवाइड कर दूंगा फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो डिफरेंस है ऊपर कितना है, ये इसकी हाइट कितनी है। हाइट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। हाइट क्या होती है मेरी यहाँ पे बार ग्राम में, फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैं क्लास विड्थ को डिवाइड कर दूंगा फ्रीक्वेंसी से, वो मेरे पास आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा वो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सॉरी, उल्टा को बोल दिया मैंने। फ्रीक्वेंसी को मैं डिवाइड करूंगा क्लास विड्थ से। ओके, फ्रीक्वेंसी को मैं डिवाइड करूंगा क्लास विड्थ से, वो आ जाएगा मेरे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। द एरिया ऑफ ईच बार देन रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी करेक्टली। तो जो प्रॉब्लम थी मेरे पास कंपैरिजन की, वो सोल्व आउट होगी। अब मेरे पास जो मैं नया डायग्राम बनाऊंगा, उसमें जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है मेरी, वो क्या बताएगी मेरे को, एरिया बताएगी। क्लियर है। आगे चलते हैं। टॉपिक इसके साथ का कौन सा, हिस्टोग्राम, जो हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा। अनइक्वल क्लास सॉरी इक्वल क्लास विड्थ में क्या होगा, हाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। जब हमारे पास इक्वल क्लास विड्थ होगी, तब हाइट जो होगी बार की, वो किसके बराबर होगी, मेरी फ्रीक्वेंसी के बराबर। अनइक्वल विड्थ के केस में, जैसा कि हमने पढ़ा, हाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। हाइट किसके बराबर होगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के बराबर। हिस्टोग्राम और बार चार्ट में क्या डिफरेंस है, हिस्टोग्राम इज इक्वल टू कंटिन्यूस डाटा बार टच। ठीक है जी। कंटिन्यूस का मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अब सारे बार जो है आपस में टच हो रहे हैं वो, ठीक है जी, टच हो रहे हैं ना आपस में सारे बार, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस डाटा है। पर बार चार्ट जो होता है वो क्या होता है, कैटेगोरिकल डाटा। बार्स आर सेपरेट। तो कई बार आप ऐसी चीजें देखते हो जहाँ पे जो मेरे बार्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग से बनाए होते हैं। तो ये क्या होता है, बार ग्राफ। ऊपर क्या था मेरा, हिस्टोग्राम। ये डिफरेंस है दोनों में, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में। उसके बाद चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पे। नाउ गिवन ए टेबल, टेबल दिया हुआ था आपको, वैल्यूज ग्रेटर देन, फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 150 एंड 200 इज, क्या होगी बच्चे ये, इसका आंसर क्या लिखा है, 23, 15, 8 या 18। बताओ भी जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या दिया, 23। हाँ जी, बाकी